हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्शन डी। सेक्शन डी किससे रिलेटेड है? रिस्क मैनेजमेंट से। सेक्शन डी का वेटेज कम है, 10% है, बट इजी टॉपिक है। मतलब छोटा टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा, तो अपन को ये करना चाहिए। ठीक है, जो छोटे टॉपिक हैं जिनका वेटेज कम भी है उनको करना चाहिए। और जैसे सेक्शन सी था 25% वेटेज, उस पर भी अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो इजी टॉपिक है। ठीक है, जो अपन ने डिस्कस की थी थ्योरी लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो सेक्शन डी भी एक तरीके से लो हैंगिंग फ्रूट्स ही है। इस चैप्टर में सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक होता है। आपको मैं बताऊं, सीए फाइनल के अंदर, सीए फाइनल जो इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स होता है, उस फाइनल के अंदर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। उन इलेक्टिव सब्जेक्ट में से एक रिस्क मैनेजमेंट भी इलेक्टिव सब्जेक्ट जोड़ा गया है, शायद 2018 या 19 से जोड़ा गया है। ठीक है, तो पूरा सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट सीए फाइनल के अंदर। अपने क्या टॉपिक है सर? अपने यही है कि रिस्क मतलब क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप्स की रिस्क होती है। टाइप्स ऑफ रिस्क हम डिस्कस करेंगे, जैसे स्ट्रेटेजिक रिस्क होती है, ऑपरेशनल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। फिर रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ रिस्क, प्रायोरिटी सेट करना। ठीक है, फिर कोसो फ्रेमवर्क इसके बारे में क्या बोलता है, कोसो फ्रेमवर्क भी बात करेगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे बाद में। जैसे पार्ट 1 में भी था कोसो फ्रेमवर्क, अगर आपको याद हो तो सेक्शन ई में था पार्ट 1 के अंदर, जिसमें कोसो की गाइडलाइंस दे रखी थी और वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड थी सेक्शन ई में पार्ट 1 के अंदर। बट अब की बार कोसो फ्रेमवर्क यहाँ पे जो आएगा वो किससे रिलेटेड होगा? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से, ईआरएम से। तो ये ईआरएम क्या होता है ये भी समझेंगे इस चैप्टर के अंदर हम, और कोसो फ्रेमवर्क भी डिस्कस करेंगे। कोसो फ्रेमवर्क हमारे कोर्स में अपडेटेड वाला है। अपडेटेड कब हुआ था? 2017 के अंदर अपडेट हुआ था, लेटेस्ट आया था। कई बुक्स में पुराना भी दे रखा होता है, बट पुराना आप मत पढ़ना, 2017 वाला आपको पढ़ना है। तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के हिसाब साथ अपन अब चैप्टर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। आप ये बताइए कि बिजनेस में रिस्क होती है नहीं होती है? बिजनेस करने वाला ही रिस्क लेके कर रहा होता है। ठीक है, हर बिजनेस के अंदर एक रिस्क होती है। अब आप कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करने का ख्याल लेके आता है, मान लो कोई जॉब कर रहा है तो जॉब छोड़ता है, तो जॉब छोड़ने के बाद ही रिस्क चालू हो जाती है। उसके माइंड में रहता है यार जॉब में तो एक रेगुलर इनकम थी, बिजनेस में पता नहीं रेगुलर इनकम आएगी नहीं आएगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस में इतनी सारी अनसर्टेनिटी होती है। जॉब में तो सुबह गए और शाम तक वापस आ गए, और अपने फिर घर पे आने के बाद जो है अब क्या काम हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फिर सुबह वापस ऑफिस जाएंगे, फिर वापस काम देखेंगे। बट बिजनेस में तो कोई टाइम ही नहीं होता। आपके पास रात को भी क्लाइंट का कॉल आ सकता है, 12 बजे 1 बजे कभी भी आ सकता है। तो रिस्क जो होती है वो बिजनेस के अंदर एम्बेडेड होती है हमेशा, और फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आपने सुना होगा, बिजनेस के अंदर एक पार्ट एंड पार्सल है होता है। तो रिस्क कई बार अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है, थ्रेट भी लेके आता है। ध्यान रखना, रिस्क नेगेटिव वर्ड नहीं होता, रिस्क अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट लेके आता है। शेयर मार्केट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, रिस्क है। ठीक है, तो फायदा भी हो जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा। कोविड के टाइम पे जो कोविड आया वो रिस्क है, उससे कई लोगों को थ्रेट हुआ, कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। सर अपॉर्चुनिटी कैसे? अपॉर्चुनिटी कैसे? जैसे जो कंपनीज मास्क बनाती है, सैनिटाइजर बनाती है, उन्हें क्या दिखी यहाँ पे? अपॉर्चुनिटीज दिखी। कई कंपनीज ने वेंटिलेटर बनाना चालू कर दिए। आपको पता है बड़ी बड़ी जो कार कंपनीज जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग बंद करके वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। इससे इनका सोशल ऑब्लिगेशन भी पूरा हो गया, और जो कार वैसे भी बिक नहीं रही थी इस टाइम पे, तो इन्होंने वेंटिलेटर बेचना चालू कर दिए, क्योंकि वेंटिलेटर की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई एकदम से कोरोना की वजह से। समझ में आया क्या? तो बिजनेस जो है वो रिस्क भी देता है, और मतलब रिस्क जो होता है वो अपॉर्चुनिटी भी देता है और थ्रेट भी देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को
आइडेंटिफाई और असेस करना जरूरी होता है रिस्क को, ताकि शॉक ना लगे। ठीक है, सरप्राइज वर्ड तो पॉजिटिव के लिए होता है, शॉक वर्ड नेगेटिव के लिए जनरली यूज करते हैं अपन। तो बिजनेस में शॉक ना लगे इसलिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले ही आइडेंटिफाई करो, असेस करो, ये सब पढ़ेंगे आगे। ये स्टेप्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के। जब भी बिजनेस में रिस्क होता है तो उससे नुकसान क्या होता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अचीव करने में रोकता है रिस्क। जैसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लाइक सेल्स इतनी होनी चाहिए, सेल 10 होनी चाहिए, 10 करोड़ होनी चाहिए सपोज करो। तो ये ऑब्जेक्टिव कब पूरा नहीं होगा, जब बिजनेस में रिस्क आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आपका बिजनेस की जो सेल्स है वो नीचे गिर सकती है। अब जैसे नेस्ले कंपनी है, तो नेस्ले कंपनी का कुछ सेल टारगेट होता होगा। अब नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी, खाया होगा आपने, तो जो नूडल्स आती है। तो अब मैगी कंपनी के अंदर कैसे रिस्क कराई हुई कि पता लगा मैगी कंपनी के अंदर एक लेवल से ज़्यादा लेड है। ठीक है, लेड जो होता है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, जब ये पता लगा तो फिर मैगी के जो प्रोडक्ट्स थे वो, मतलब मैगी जो है मार्केट में बिकना बहुत कम हो गई एकदम से। यह हालत हो गई कि लोगों ने मैगी को उठा उठा के फेंकना चालू कर दिया, ट्रक्स की ट्रक्स फेंके गए थे और कई पूरा बैन लगा दिया गया था। फिर कुछ टाइम बाद कुछ पॉलिटिकल लेवल पे हुआ होगा और उसके बाद वो वापस से चालू हुआ, बट कई लोगों ने तो परमानेंटली उसको छोड़ ही दिया और सेल्स बहुत कम हो गई। तो रिस्क आया, रिस्क आया तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डाउन चला जाएगा एकदम से। तो आपकी जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो रिस्क को मैनेज करना चाहिए एक्सेप्टेबल लेवल तक। मतलब पहले तो ये पहचानो आप कि बिजनेस में रिस्क क्या है। बिजनेस में आप खुद ही सोच के देखो, आप है ना लिखने बैठो, आप लिखोगे अगर कॉपी लेके और पेन लेके, पेपर लेके, पेन लेके, आपको 50 तरीके के बिजनेस के रिस्क सोचने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब कोई कंपनी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती रहती है, उधार माल खरीदती है, उधार माल बेचती है, तो पेमेंट डिले होता है, पेमेंट लेट में आता है, पेमेंट लेट में जाता है, डिले होता होगा ना पेमेंट। तो उस केस में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की रिस्क रहती है नहीं रहती, रहती है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, हेजिंग करवा देंगे, तो हेजिंग करवाना मैनेज हो जाएगा रिस्क को। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक, मतलब अलग अलग टाइप की रिस्क होती है, अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता आपको, बस ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि बिजनेस में रिस्क किस किस टाइप की हो सकती है। अब लेबर टर्नओवर एकदम से बढ़ गया कंपनी का, गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया कि ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। जॉनसन जॉनसन जो कंपनी है, तो जॉनसन एंड जॉनसन, अब पता लगा कि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कार्सोजेनिक है। सुना है कार्सोजेनिक, स्पेलिंग सही नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना। कार्सोजेनिक मतलब वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कैंसर हो सकता है जिससे। तो इसका जो बेबी पाउडर आता है, जो बच्चों को अपन टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, बेबी पाउडर जो होता है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले हैं जिससे बच्चों को कैंसर हो रहा है। जॉनसन जॉनसन की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको यूएस में देखो, बहुत सारे इस कंपनी के ऊपर पेंडिंग केस चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया में इसके कई प्रोडक्ट्स तो बैन कर दिए गए हैं। समझ में आया, सोप वगैरह ये सब चीज़ें, हालांकि बार बार निकल जाता है, बट लोग भी अब ज़्यादा अवेयर हो गए इसके बारे में, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आ गया। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एकदम से बैन कर दे। ठीक है, तो रिस्क बहुत तरह की होती है बिजनेस के अंदर। अब कोई कंप्लाइंस नहीं हो पाई सपोज करो आपसे, आपको बोला गया था हर मंथली आपको रिटर्न भरनी है, आपने किसी अकाउंटेंट पे विश्वास कर रखा था, बिजनेस ने किसी अकाउंटेंट पे या किसी फॉर्म पे विश्वास कर रखा था, उसके पास कुछ नोटिस आए होंगे टैक्सेशन डिपार्टमेंट से या कंपनी लॉ जो डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्ट्री वगैरह से, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, कि भाई लाओ रिटर्न्स भरो। आपकी फॉर्म के जो अकाउंटेंट्स होंगे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ कि एक तरफ असेसमेंट हो गया सारा का सारा। मतलब जो डिपार्टमेंट है उन्होंने आपके अगेंस्ट में बड़ी डिमांड निकाल दी, तो क्या हुआ, रिस्क हो गया। इस तरीके से आईटी रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, हैकिंग हो गई आपके बिजनेस की। अब कुछ टाइम पहले आपको याद होगा तो रैंसमवेयर वायरस ने अटैक किया था।
रैंसमवेयर वायरस। इसमें क्या था कि ये जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते थे तो आपसे रैंसम मांगता था। रैंसम मतलब फिरौती, ठीक है। आपसे पैसे मांगता था बिटकॉइन के अंदर कि पैसे दो तो हम आपका कंप्यूटर जो है चालू करने देंगे। आपके बिजनेस में डेटा लॉस हो गया। जोमेटो, स्विगी, इनका खूब सारा डेटा क्या है, कई बार हैक हो जाता है और हैक होके डार्क नेट पे बिकना चालू हो जाता है, डार्क इंटरनेट पे। तो इस तरीके से भी काम होते हैं, सोचो। तो ये सब क्या है, बिजनेस में रिस्क है। अब इनका प्रोटेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ लेवल तक हो सकता है, बट ये रिस्क आपको पता होने चाहिए। इस तरीके के रिस्क हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। अब समझ में आ रहा है कि आपको कई बार कंपनी के अंदर ही फ्रॉड कर देते हैं लोग बाग। हम पढ़ेंगे आगे, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ था, पीएनबी फ्रॉड्स। एनरॉन का स्कैंडल हुआ है, सत्यम स्कैंडल हुआ है। सत्यम इंडिया का है, एनरॉन यूएस का है, ठीक है। सत्यम 2007-8 में हुआ था, एनरॉन 2001 के आसपास हुआ था। ये तो 17-18 में हुआ है, 18 में हुआ है पीएनबी फ्रॉड, पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड। तो ये सब क्या है, ये अब लोगों ने गड़बड़ कर दी कंपनी के अंदर। ये भी कंपनीज में रिस्क है कि लोग बाग गड़बड़ कर दें। अब आप ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ये क्या लिखा है, पीवीआर। पीवीआर आपने सुना होगा, थिएटर्स हैं, मूवी हॉल्स हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, सिनेमा हॉल्स, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। अब ये सीटें खाली क्यों हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉट स्टार्स, 10 तरीके की चीज़ें ये आ गई, ठीक है। अब लोग बाग पिक्चर हॉल में ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे ज़्यादा, ठीक है। और कोविड भी आ गया, अब तो अब सारी पिक्चरें इधर रिलीज हो रही है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे। अब सोचो ये पीवीआर के लिए बहुत बड़ा रिस्क है या नहीं है। हो गया, रिस्क हो गया, मतलब बिजनेस ही चौपट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। इनका बिजनेस तो कोरोना से पहले ही चौपट होना चालू हो गया था काफ़ी हद तक, और कोरोना के बाद तो हालत ख़राब हो गई, ठीक है। समझ रहे हो क्या। तो कंपनी को ऐसे रिस्क या तो अपने आप को बदलना पड़ेगा कंपनी को, तो ये रिस्क पहले से सोच के चलो। क्लियर क्या। तो टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं अब हम पढ़ते हैं। पहले देखो कौन कौन से रिस्क है, पहले नाम देख लो। स्ट्रेटेजिक रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है और हैजार्ड है। 4 तरह के रिस्क हैं। चारों को डिटेल में समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा रिस्क कौन सा है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लेता है एग्जाम में। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब जैसे कंपनी ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी रिस्क मतलब जैसे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉन्च किया लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है, चल नहीं पाया। जैसे टाटा नैनो ने क्या निकाला, नैनो कार निकाली, लेकिन नैनो कार बिक नहीं पाई। क्यों, स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई। उसको जिस तरीके से एडवर्टाइज किया गया कि क्या बोल के सबसे सस्ती कार है, फिर वो कभी 1 लाख की थी भी नहीं। वैसे 1.25 लाख, 1.25 लाख के आसपास से चालू हुई थी। 1.25 लाख, 1.4 लाख के आसपास मार्केट में आई थी। 1 लाख की तो थी भी नहीं कभी वो नैनो कार। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क है। तो कंपनी के डिस्टेंस से इफेक्ट हुआ ये रिस्क, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट आएगा। या फिर ग्लोबल रिसेशन आ गया, पेटेंट रिस्क हो गया। अब आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एप्पल ने सैमसंग के ऊपर एक केस कर दिया था, ठीक है। और काफ़ी बड़ा अमाउंट का एक केस था जिसमें एप्पल जीत गया था। सैमसंग ने, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी चुराई थी। समझ में आ रहा है क्या। तो वो पेटेंट रिस्क हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ब्रांड रिस्क, ब्रांड नेम आपका नीचे गिर गया एकदम से ही। पहले बहुत अच्छा ब्रांड नेम था, अब जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, तो एक टाइम पे अच्छा नाम था उसका, लेकिन फिर बाद में एकदम से ख़त्म हो गया। चेंजेस इन रेगुलेशंस, लॉज में चेंज आ गए, है ना, कुछ भी। अब हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं। जैसे इंडिया में रिवर है गंगा, सुना है ना नाम। तो गंगा रिवर, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड एक स्टेट है इंडिया में। तो लोग बाग क्या करते हैं कि उस रिवर के आसपास कैंप्स लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। अब इससे क्या हो रहा था कि जो वेस्ट हो रहा था वो सारा रिवर के अंदर जा रहा था। तो इंडिया के अंदर एक बॉडी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोर्ट की तरह बिहेव करता है।
इन्होंने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे बिल्कुल पास में आप कैंप नहीं लगा सकते, ठीक है, थोड़ा दूर जाओ कैंप लगाने। तो चेंजेस इन रेगुलेशंस, समझ में आया क्या? बहुत, आपको मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट आप एग्जाम्पल खुद सोचो माइंड के अंदर, है ना। जितना आप एग्जाम्पल सोचोगे, अपनी चीजें आसपास ही आपके आपके सामने होती रहती है। आप न्यूज़पेपर में कभी देखते होंगे, न्यूज़ में कभी देखते होंगे, बट उनको पहचानना सीखो, अप्लाई करना सीखो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने एग्जाम्पल खुद सोचो। पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट चेंज हो गई कोई एकदम से। अब पहले ओबामा थे, फिर ट्रम्प आ गए, फिर ट्रम्प आ गए तो उन्होंने ओबामा की काफ़ी पॉलिसीज को चेंज कर दिया, तो पॉलिटिकल रिस्क आ गया। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क होता रहता है। कस्टमर की नीड्स बदलती रहती है, कस्टमर को कभी क्या चाहिए, कस्टमर को कभी क्या चाहिए, कस्टमर का टेस्ट बदलता है, फैशन बदलता है, प्रेफरेंसेस बदल जाती है, ठीक है। पहले लोग ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बदलती रहती है। तो ये कौन सी रिस्क है? स्ट्रेटेजिक रिस्क है। आपको भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। और हर रिस्क, ध्यान रखना, एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अब पहले लोग क्या करते थे कि पेंटिंग बनाते थे, ठीक है, अपने हाथ से पेंटिंग बनाते थे। तो पेंटर्स जो थे, मैं काफ़ी टाइम पहले की बता रहा हूँ, 200-300 साल पहले की, जब कैमरा नहीं था, उससे पहले तो पेंटर्स अपने हाथ से पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद कैमरा आया, तो लोगों ने पेंटिंग बनवाना बहुत कम कर दी। तो जो पेंटर्स थे उनकी जॉब चली गई, ठीक है, उनके काम चले गए, कम हो गए, और उसकी जगह कैमराज आ गया। फिर कैमरे को अब रिप्लेस काफ़ी हद तक मोबाइल्स ने कर दिया। अब लोग कैमरा कम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स। तो रिस्क अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आ रही है कि कोई पर्सन है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर साउंड है, तो वो अपने आप को बदल रहा है, या कोई बड़ी कंपनी है वो अपने आप को बदल रही है, तब तो ठीक है। वरना आप देखो कंपनीज बंद भी होती है। अब कोडैक था, कोडैक कैमरे के अंदर काफ़ी अच्छा नाम था, बट इंसॉल्वेंट हो गया, लास्ट में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। सोनी है, सोनी लगातार अपने अंदर चेंज करता रहता है, कैमरे के बाद मोबाइल भी ले आया, तो बदल रहा है अपने आप को। समझ में आ रही है बातें? ऑपरेशनल रिस्क क्या है? ऑपरेशनल रिस्क मतलब सिंपल है, जो प्रोसेसेस, पीपल और सिस्टम से अराइज होती है, ठीक है। कई बार रिस्क जो होती है ओवरलैप होती है, कुछ आपको लगेगा स्ट्रेटेजिक है, ऑपरेशनल है, बट ज़्यादातर केस में तो क्रिस्टल क्लियर होता है, बट कभी कभार थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन देखने पे समझ में आ जाएगा ये किस तरीके की रिस्क पूछ रहा है। ऑपरेशनल रिस्क कैसे अराइज होती है? प्रोसेस, पीपल और सिस्टम से। जैसे अब पीएनबी स्कैम हो गया, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर स्कैम हो गया। क्या स्कैम था? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। काफ़ी बड़ा स्कैम था, आपको पता होना चाहिए ये बातें। स्कैम कैसे होते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या था कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक ब्रांच जो थी, तो ये पीएनबी मान लेते हैं, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और एक पर्सन था नीरव मोदी। नीरव मोदी जो था ज्वेलरी का काम करता है, ज्वेलर्स था बहुत बड़ा, ठीक है, काफ़ी अच्छा नाम था इसका। तो इसने क्या किया, इसने जो ज्वेलरी थी उसको गिरवी रखा, कोलेट्रल रखा, और कोलेट्रल रख के क्या लिया, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया, गारंटी। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। और उस गारंटी को ये इंडिया के बाहर सिंगापुर, थाईलैंड, इन जगहों पे जाके यूज करने लग गया। जैसे सिंगापुर में कोई बैंक है, उस बैंक से लोन ले लिया नीरव मोदी ने उधर जाके, ठीक है। और उधर क्या रखा, गारंटी रखी। कौन सी वाली? जो पीएनबी ने गारंटी दी थी। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नीरव मोदी क्या है? ज्वेलर है, ज्वेलरी जो है उसका काम करता है। ज्वेलरी गिरवी रख के ये पंजाब नेशनल बैंक से क्या करता है, गारंटी ले लेता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब आप सिंपल मान लो कि गारंटी ले लेता है। गारंटी किस बात की? कि अगर नीरव मोदी कहीं से लोन लेता है और वो पे नहीं कर पाया, तो उसकी जगह कौन पे करेगा? पंजाब नेशनल बैंक। और गारंटी क्यों दी है पंजाब नेशनल बैंक ने? क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक सोच रहा है चलो मेरे पास ज्वेलरी रखी है नीरव मोदी की,
तो मैं इसमें से रिकवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीरव मोदी जो है वो सिंगापुर में जाते हैं और कुछ बैंक से वहां से लोन लेते हैं, और गारंटी जो होती है पंजाब नेशनल बैंक वाली, LUT जिसे बोलते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उसको जाके दिखा देते हैं और जमा करा देते हैं। अब फ्रॉड कहाँ पे हो रहा है? फ्रॉड ये हो रहा है कि नीरव मोदी ने जो ज्वेलरी रखी पंजाब नेशनल बैंक को, वो ज्वेलरी जो थी काफी हद तक फेक थी, मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम थी। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो थी वो करीबन करीबन, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि वो 22,000 करोड़ की लेटर ऑफ अंडरटेकिंग निकलवा ली, 22,000 करोड़ की, मतलब 22,000 करोड़ का लोन ले लिया। ठीक है, वो गारंटी ले ली और गारंटी लेके बाहर से जाके लोन ले लिया। और जो ज्वेलरी थी वो करीबन 700-800 करोड़ की थी, 700-800 करोड़ की थी। वैसे तो ये सब चीजें एक्चुअल में फिगर सामने नहीं है किसी के भी, बट मानते हैं कि इतना है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ये कहती है। तो 800 करोड़ की आपने ज्वेलरी रखी, उसका वैल्यूएशन आपने कितना दिखाया कि 20-22 हजार करोड़ की हम ज्वेलरी रख रहे हैं। ठीक है, और जाके लोन ले लिया कहाँ से? बाहर से। और लोन अगर नहीं रीपे कर पाए तो पीएनबी देगी। तो यही हुआ कि लोन जो था वो नीरव मोदी ने रीपे नहीं किया, और पीएनबी ने क्योंकि गारंटी दी थी तो रीपे करना पड़ा पीएनबी की गारंटी को, मतलब क्योंकि पीएनबी को उसको रीपे करना पड़ा, वरना तो लोग पीएनबी पे कुछ वो भरोसा उठ जाता लोगों का। तो ये बात है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि पीएनबी के जो मैनेजर्स थे बैंक के, वो मिले हुए थे। ठीक है, वो जो थे उन्होंने ही ये वैल्यूएशन ठीक तरीके से नहीं करवाया, वरना बैंक के मैनेजर्स को वहां पे पता ना लगे, ये पॉसिबल नहीं है चीजें, बट पता नहीं क्यों नहीं पता लगा। समझ में आ रहा है आपको ये बात? तो देखो यहां से ये सब चीजें चालू होती है। तो इसमें क्या है, पीपल का फेलियर है कि लोगों ने गड़बड़ कर दी, प्लस ऑडिटर्स ने क्या किया, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे भाई। और इसी वजह से जैसे ही जब ये पीएनबी का स्कैम सामने आया, तो जो ऑडिटर्स होते हैं इंडिया में, सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनके ऊपर इन आईसीआई को बोला गया गवर्नमेंट ने कि भाई आप जो सीए हैं उनके ऊपर, ऑडिटर्स के ऊपर रेगुलेशन ढंग से नहीं कर पा रहे, वरना ऑडिटर क्या करते, अच्छी तरीके से चेकिंग करते और ये स्कैम होता ही नहीं, पहले ही पता लग जाता। लेकिन ऑडिटर क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क ही उठा। तो फिर आईसीआई की जो पावर्स थी बहुत सारी, वो छीन ली गई और एक दूसरी बॉडी बना दी गई और उसको वो पावर्स दे दी गई। समझ में आ रहा है? जो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, बड़े बड़े जो फर्म्स होती है उनके ऊपर रेगुलेशन अब आईसीआई नहीं करके कोई और बॉडी करती है। ठीक है, तो अपन को तो ये समझना आना चाहिए कि स्कैम कैसे होता है। बहुत सारे स्कैम अपन डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? हाई लेबर टर्नओवर से अराइज हो रहा है। कंप्लाइंस रिस्क, कंप्लाइंस नहीं कर पाए आप। ठीक है, टैक्सेशन जैसे आपकी कोई कंप्लाइंस होती है, हर मंथली रिटर्न जाती है, ईयरली रिटर्न जाती है, लेकिन आप नहीं भर पाए। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ठीक है, कोई हैकिंग हो गई आपकी बड़ी, डेटा आपका लीक हो गया, फेसबुक के साथ हुआ था। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है उसकी तरफ, उसके पास डेटा चला गया था काफी सारा फेसबुक का। तो फेसबुक का तो डेटा क्या होगा, वो फेसबुक के यूजर्स का था। अब यूजर्स अपन जैसे लोग होते हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, तो उनका डेटा चला गया। वो डेटा फिर इलेक्शंस के अंदर यूज किया गया पॉलिटिकली, है ना, उसको उसका गलत यूज किया गया। और कहते हैं कि इलेक्शंस जो थे यूएस के अंदर, उसको मैनिपुलेट किया गया। ठीक है, ट्रंप के टाइम पे, हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट में। पुअर इंटरनल कंट्रोल, ये भी ऑपरेशनल रिस्क है। कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो कोई ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप के अंदर, ज्वेलरी शॉप के बाहर आपने गार्ड अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, बट कंपनी के अंदर कैमरे चालू नहीं है, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि पुअर इंटरनल कंट्रोल है। या जो लोग उस ज्वेलरी शॉप के अंदर काम करते हैं उनकी चेकिंग नहीं होती, बाहर अंदर जो जा रहा है, बाहर जो आ रहा है। ठीक है, तो ये पुअर इंटरनल कंट्रोल है। समझ में आ रहा है क्या? एक ऐसा स्कैम हुआ था कुछ टाइम पहले ही कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसके नोट प्रिंट होते हैं। ठीक है, कई सारे ऑफिस होते हैं इनके। तो उस
प्रिंटिंग जो जगह है, ठीक है, उधर एक एक पर्सन ने डेली की डेली 2-2 हज़ार के जो नोट होते हैं, 2000 के नोट्स होते हैं, वो अपने जो शूज होते हैं, शूज के अंदर, ठीक है, वो छुपा रहा था डेली की डेली और लेके जा रहा था बाहर, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगा। और वो ऐसे करते करते बहुत सारा अमाउंट ले गया डेली की डेली लेके जाके। और जब लास्ट में पता लगा सिक्योरिटी गार्ड को, मतलब जो मिलिट्री थी वहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्स, उनको पता लगा, तब घर पे जाके उनकी चेकिंग करी तो बहुत सारा अमाउंट मिला, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल की दिक्कत थी कि भाई पहले पहले भी पता लग सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट नहीं पता लगा। तो मैनेजमेंट कैन मिटिगेट सच रिस्क एज दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट। और इंटरनल कंट्रोल बनाओ, बीपीआर बनाओ। बीपीआर क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये पार्ट 1 का टॉपिक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो प्रोसेस होता है उसमें खराबी है तो उसको प्रोसेस को रेडिकली चेंज कर दो। मतलब इम्प्रूव मत करो, इम्प्रूवमेंट मत करो, उसके अंदर पूरा चेंज ले आओ। अब जैसे आपकी कार खराब हो गई, ठीक है, या मान लो कार नहीं, आपका एसी खराब हो गया, 5-6 साल हो गए एसी खराब हो गया। एक तो ये कि आप उसको रिपेयर करा दो, थोड़ा बहुत रिपेयर कराया, फिर चला, फिर खराब हो गया वापस से, फिर चला, फिर खराब हो गया, फिर रिपेयर कराया, ऐसे चलता रहा, ठीक है। ये मत करो, रेडिकली चेंज मतलब एसी को ही बदल दो, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है बिजनेस के अंदर, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या कहता है कि आप पूरा प्रोसेस ही चेंज करो। आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे, है ना, आप आ जाओ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे, ये बीपीआर है। ये नहीं कि मैनुअल अकाउंटिंग करते समय आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आपने कुछ और लोगों को वैकेंसीज फिल कर दी और लोगों को भर दिया, ठीक है ना, कुछ एफिशिएंट लोगों को भर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा। आप क्या करो, पूरा प्रोसेस चेंज करो, मैनुअल अकाउंटिंग से आ जाओ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ऑपरेशनल रिस्क के जो किससे अराइज होता है, इंटरनल फेलियर से, पीपल, प्रोसेस और सिस्टम से। एग्जाम्पल करोड़ों हो सकते हैं, मैं आपको बहुत थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब जैसे क्रेडिट रिस्क, नाम से समझ में आ रहा है, लोन दिया, पैसा नहीं आया वापस, बैंकों के साथ होता है बहुत सारा। लिक्विडिटी इशू हो गया, ठीक है, आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। इसमें क्या हुआ था आईएलएफएस क्राइसिस के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस नाम की एक कंपनी थी, तो उन्होंने उनके पास जो थी असेट्स बहुत ज़्यादा थी, असेट्स थी करीबन 1,10,000 करोड़ की, बट उन्होंने जो लोन्स ले रखे थे वो शॉर्ट टर्म लोन्स थे 90,000 करोड़ के अराउंड। अब कंपनी के पास देखो, कंपनी है ना, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है कि जब असेट्स ज्यादा है लाइबिलिटी से तो यू आर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, बट कंपनी के पास क्या है, लिक्विडिटी नहीं है। कंपनी इन शॉर्ट टर्म लोन को रीपे नहीं कर पाती, और ये होता है ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की जो असेट्स होती है उनका गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब कि इन असेट्स से रिटर्न बहुत लेट आता है। तो जैसे कोई हाईवे बना दिया, अब हाईवे बनने में पहले 5-10 साल लग जाएंगे, फिर उससे धीरे धीरे रिटर्न आना चालू होगा, ठीक है, लेकिन हाईवे बनने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रिटर्न बहुत लेट आएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेने चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ये कंपनीज क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है लॉन्ग टर्म। आईएलएफएस जैसी कंपनीज करना चाहिए, लेकिन इसने गड़बड़ कर रखी थी, शॉर्ट टर्म लोन ले रखे थे। समझ में? तो होप कि आपको फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है। जैसे बैड डेप्ट हो गया, लिक्विडिटी इशू, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होती रहती है, आप देखते होंगे ऊपर नीचे जाती रहती है, वो भी रिस्क है। इन्फ्लेशन ऊपर नीचे जाता रहता है, जैसे आप देखेंगे वेनेजुला में कितनी बुरी हालत हो गई इन्फ्लेशन की, कि वहाँ पे करेंसी को उन्होंने, मतलब करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बची। डेप्ट रिस्क, ये बड़ी खतरनाक रिस्क है, अपन ने पढ़ा है पार्ट सेक्शन ए के अंदर, कि लोन ले लिया आपने बहुत सारा, तो फिर आप पे किस तरीके से रिस्क बढ़ जाती है। वे आउट क्या है इसका, हेजिंग करा लो या फिर कुछ इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ रिस्क होंगी वो ओवरलैप करेंगी।
हैजार्ड, हैजार्ड मतलब जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो ये बिजनेस के लिए रिस्क रहती है क्या? हाँ। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर कभी कभार ही आता होगा, ये क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में हो। अब जैसे जापान में है तो जापान में अर्थक्वेक आता रहता है, तो हर बिजनेसमैन को जो बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं या छोटी ही बना रहे हैं उनको अर्थक्वेक का रिस्क कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। सुनामी आ जाती है कहीं पे साइक्लोन्स आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बिजनेस के अंदर ये भी रिस्क होता है। टेररिज्म कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, जैसे इराक में चले जाओ आप, इराक में इशू है, सीरिया में है, थोड़ा इंडिया में भी है, ठीक है, और भी कई अफगानिस्तान वगैरह इन सब में है। अब अपन कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है और पूछे भी गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो आप, बिना बिना इसका मतलब वीडियो पॉज करके आंसर दो इसका। माइक स्मिथ इज सीएफओ एट टेक इक्विप आईएनसी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। तो Smith learned last week that the accounting department has not completed any bank reconciliation for the last 6 months due to implementation of new software package. तो कंपनी ने नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने बैंक रिकंसिलेशन किया ही नहीं 6 महीने से। ये कौन सी टाइप की रिस्क है बताओ? ये है ऑपरेशनल रिस्क, क्योंकि यहाँ पे पीपल प्रोसेस है ना, ये सब फेलियर होता है तो वो ऑपरेशनल रिस्क होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर तो देखो 2014 में पूछा भी हुआ है। रिवर फ्रंट प्रॉपर्टीज न्यू अपार्टमेंट्स बिल्डिंग वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट, देयर वर फ्यू इंस्पेक्शन लेफ्ट टू पास एंड दे डिड नॉट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी। However, the owner felt that they were close enough that that he allowed new tenants to begin moving in. एक नया अपार्टमेंट बना, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट से कुछ आता होगा इनके पास, तो वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ओनर ने सोचा क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो उसने जो टेनेंट थे उसको रखना चालू कर दिया। द रिस्क दैट ओनर हैज क्रिएटेड इन दिस सिचुएशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट। बताओ ये कौन सा रिस्क है? क्या ये ऑपरेशनल रिस्क है कि ओनर नॉट इन कंप्लाइंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन? स्ट्रेटेजिक रिस्क है बिकॉज द ओनर वॉज नॉट इन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये पीपल फेलियर है, बताओ कौन से रिस्क में आएगा, क्योंकि ओनर ने ही कंप्लाई नहीं किया लॉज रेगुलेशंस को। स्ट्रेटेजिक रिस्क है ये, क्योंकि या ऑपरेशनल रिस्क है बताओ। तो ये क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? बिकॉज द रिमेनिंग इंस्पेक्शन कुड डिटरमाइन दैट बिल्डिंग इज अनहेबिटेबल, क्या ये पॉइंट करेक्ट है? ये तो फालतू पॉइंट है, ठीक है। ये बिकॉज द रिमेनिंग इंस्पेक्शन कुड डिटरमाइन दैट बिल्डिंग इज अनहेबिटेबल, ये भी बेकार पॉइंट है। तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्क नहीं है, कौन सा रिस्क है? ऑपरेशनल रिस्क है, क्योंकि ओनर ने लॉज रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं करे हैं, ठीक है। कोई रेगुलेशन चेंज थोड़ी ना हुआ है, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि सर कोई रेगुलेशन चेंज हुआ है स्ट्रेटेजिक रिस्क है ये, नहीं। यहाँ पे तो ओनर रेगुलेशन तो फिक्स था, ओनर ने कंप्लाई नहीं किया, वो तो ये ऑपरेशनल रिस्क है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझने होंगे। अ कंपनी दैट प्राइड इटसेल्फ ऑन innovation revise an existing popular brand without conducting sufficient market research। अब बताओ कौन सा रिस्क आ गया? कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट, कोई जो प्रोडक्ट था, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उसके अंदर कुछ रिवीजन कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए हैं विदाउट सफिशिएंट मार्केट रिसर्च। बाय टेकिंग दिस एक्शन द कंपनी एक्सपोज इटसेल्फ टू व्हाट टाइप ऑफ रिस्क? क्या क्रेडिट रिस्क है? कुछ लोन वगैरह का कोई तो बात ही नहीं है। हैजार्ड कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि हैजार्ड हो गया, नेचुरल डिजास्टर भी नहीं आए हैं, हैजार्ड तो हट ही गया यहाँ से। तो आप एलिमिनेट करके वैसे ही बता सकते हो स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्यों है? क्योंकि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, ब्रांड के अंदर चेंजेस कर दिया, तो स्ट्रेटजी, ठीक है, जो पूरे कंपनी को इफेक्ट करेगा एज अ होल। और ऑपरेशनल रिस्क क्या है? क्योंकि कस्टमर जो है अब उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह वो बदल जाएगा, देखना। तो ऑपरेशनल रिस्क जैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बदल जाएगा, चेंज इंटीग्रेशन, ये सब। तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे पहले 3 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्रेडिट रिस्क लोन वाली तो बात ही नहीं चल रही है, हैजार्ड की कोई बात नहीं चल रही, हैजार्ड इधर की कोई बात नहीं चल रही, तो अपने आप डी हो जाएगा, क्योंकि आपको कई बार लगेगा चीजें ओवरलैप हो रही है ना, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके करो।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। अ जर्मन क्लॉथिंग रिटेलर सेल इट्स प्रोडक्ट मेनली ऑनलाइन टू customer worldwide. A company management believe that its primary risk related to problem with its ऑनलाइन वेबसाइट। एक कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रही है, कपड़े बेच रही होगी, ठीक है, लेकिन उसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है। और सेकंड दिक्कत है कि एक्सचेंज रेट चेंज हो रही है बार बार, उसमें इशू है। तो बताओ कौन सा रिस्क है ये? ऑनलाइन वेबसाइट में चेंज होना, ऑनलाइन वेबसाइट में दिक्कत होना क्या स्ट्रेटेजिक रिस्क है क्या? सोचो आप, हैजार्ड है क्या? ऑपरेशनल रिस्क है? हैजार्ड तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये दोनों इजीली हट जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट में दिक्कत है, सिस्टम में आपके दिक्कत हो रही है, तो ये ऑपरेशनल रिस्क है। और फॉरेक्स एक्सचेंज चेंज होता जा रहा है, तो ये फाइनेंशियल रिस्क है। तो आंसर शुड बी डी। समझ में आएगा टॉपिक? तो इस तरीके से है, आप ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं कि अपने नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेंगे एक तो रेजिडुअल रिस्क और एक इनहेरेंट रिस्क, ये क्या होता है ये समझेंगे अपन। फिर इसके बाद हम रिस्क स्टेप्स कुछ समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं। तब तक आप रिवाइज करिए। थैंक यू।